दोस्तों, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। आप ऑफिशियली साइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी जो इम्पोर्टेंस डेट्स हैं, इम्पोर्टेंस जितने भी बातें हैं, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर, फॉर्म को आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या इसके फीस रहने वाले हैं और कब से कब तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके एडमिशन पैटर्न किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी स्टेप को जानते हैं। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन जैसे डाउनलोड करेंगे आपको इस प्रकार नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ पेज जो इसमें ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है, कुछ पेजेस है जो इम्पोर्टेंस है। जो इम्पोर्टेंस पेज है हम उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हम सारे पेजेस को लेते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके जो मेन पॉइंट है हम उसी पर चर्चा करेंगे। अब जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड शॉर्ट में कहा जाता है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 8 RDBS एंड राजभाषा। तो हम इस वीडियो में राजभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आपको 7 अगस्त से पहले ही अप्लाई करना है इस फॉर्म को, या आप 7 अगस्त की इंतजार ना करें। आप हो सकते हो 5 अगस्त से पहले ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट सेशन में क्या होता है कि कभी आपका सर्वर डाउन होता है तो उस समय फॉर्म फिलअप अच्छे से नहीं हो पाता। अब आते हैं हम इसके पोस्ट कितने हैं। हमारा एक ही है, सेकेंड में आप देख सकते हैं राजभाषा। काफ़ी अलग अलग पोस्ट है, इसमें जनरल भी है, जनरल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ राजभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। AM राजभाषा, टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर 7 पोस्ट हमें देखने को मिलती है राजभाषा, क्योंकि नाबार्ड में और RBI दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें राजभाषा की जो वैकेंसी काफ़ी कम निकलती है, 6, 7, 5 ये ऐसे इसी प्रकार से हर साल निकलती है। इस बार भी 7 है, जिसमें एक वैकेंसी जो है बैकलॉज वैकेंसी है, नहीं तो यहाँ पर 6 ही होते हैं। जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 4 वैकेंसी है, SC के 1 वैकेंसी है और बैकलॉज वैकेंसी आपका 1 है ST के, OBC के 1 वैकेंसी है। टोटल के बाद यहाँ पर 7 यानी 7 वैकेंसी है। तो वैकेंसी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं, क्योंकि नाबार्ड और RBI में लगभग ऐसे ही वैकेंसी निकलती है, क्योंकि यह काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। क्योंकि नाबार्ड जो था पहले RBI का ही एक अंग था, बाद में यह अलग हो गया, तो इसकी जो पार्ट्स होती है RBI की जैसे ही होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे से समझ चलते हैं। अब आते हैं इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड इन A राजभाषा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं थोड़ा अलग डिपार्टमेंट से थोड़ा यहाँ अलग है। यहाँ पर एक उन्होंने मेंशन कर दिया परसेंटेज क्राइटेरिया, अगर आपके पास 60% है जनरल और OBC कैंडिडेट में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट में क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 60% मार्क। SC ST PW कैंडिडेट 55% मार्क्स, ठीक है। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है इंग्लिश अथवा हिंदी से, हिंदी मीडियम में, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते आपके 60% यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट हैं, और अगर आप SC ST है PW है तो आप 55% है, फिर भी आपका चल जाएगा। यहाँ पे एक और क्लियर कर दूँ, अगर आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, ठीक है, या मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री दोनों ऑप्शन है। अगर मास्टर डिग्री आपके पास नहीं है, बैचलर डिग्री है और या क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो बैचलर डिग्री में भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश मीडियम अथवा हिंदी मीडियम, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपका हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल में, ये आपको याद रखना है, विथ 60% और 55% अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो। एंड यहाँ पर एंड कहा गया है। दूसरे नंबर पर PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जिसे हम PGT कहते हैं, मिनिमम 1 ईयर, क्योंकि PGT आपका 1 ईयर का ही होता है, इन हिंदी टू इंग्लिश इन वाइस वर्सा, जो आपका होता है इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
ज़्यादातर लोग तो आपका PhD जो है इग्नू से ही करते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपके कहीं कहीं में अवेलेबल नहीं होते हैं। और PhD जो है इग्नू में हर जगह अवेलेबल, तो इग्नू से ज़्यादा लोग PhD करते हैं, तो वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उससे आप यहाँ पर वैलिड है, ये आपको याद रखना है। तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास PG डिप्लोमा है, PGDT है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे अगर 60% है अनरिजर्व कैटेगरी से और OBC कैटेगरी से, और 55% है SC ST PWD, तो आप इस फॉर्म को कर पाएंगे। यह हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में है मास्टर डिग्री। अगर बैचलर डिग्री में आपके पास PG डिप्लोमा नहीं है, क्योंकि बैचलर डिग्री करने के बाद आप मास्टर डिग्री करेंगे, तो बैचलर डिग्री अगर PG डिप्लोमा नहीं है तब मास्टर डिग्री में आप जंप करेंगे। मास्टर डिग्री का भी एक है मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ मिनिमम 60%। यहाँ पर उन्होंने मार्क्स का क्राइटेरिया कर दिया कि 60% आपके होने चाहिए। मार्क्स इन ग्रेड SC ST PWD कैंडिडेट एप्लीकेबल 55। अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी से कर रखा है, एंड मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश एज मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द एटलीस्ट 2 ईयर। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि मास्टर डिग्री हिंदी में होते हैं तो उसका 1 ही साल होता है, बैचलर डिग्री में इंग्लिश। तो यहाँ उन्होंने मेंशन किया कि कम से कम 2 साल में आपके हिंदी अंग्रेजी होने चाहिए बैचलर डिग्री यानी BA में। अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी से कर रखा है तो बैचलर डिग्री में आपके 2 साल आपने इंग्लिश पढ़ा रखा हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा कंडीशन है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ मिनिमम 60% मार्क्स में ये बार बार नहीं बताऊंगा। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी हिंदी एज ए मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर। यहाँ सीधी बात है, अगर आपने हिंदी से मास्टर डिग्री कर रखा है तो आपके बैचलर डिग्री में 2 साल आपको इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश से मास्टर डिग्री कर रखा है तो बैचलर डिग्री में आपका 2 साल हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका 1 साल पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 1 ईयर करके रह जाते हैं, सेकेंड ईयर में उसका नहीं रह पाते, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इससे कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। यहाँ के आपको ट्रांसलेट का नॉलेज आपको होना चाहिए। वैसे आपका PG डिप्लोमा नहीं है फिर भी आप मास्टर डिग्री से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपका ट्रांसलेट का नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बाकी उन्होंने यहाँ पर दिया है कि आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, चलिए तो सबको पता ही है। इसका मेंशन किया सम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डू नॉट अवार्ड क्लासेज और परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड अलॉटेड एग्रीगेट पॉइंट CGP इन केस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिफाइन क्राइटेरिया कॉन्वर्सेशन एग्रीगेट गेट पॉइंट इनटू क्लास परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सेम विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो अगर आपने मेजर कर रखा है, मेजर या ऑनर्स जिसे कहते हैं, उन्हें वो अपने बैचलर डिग्री में कर रखा है तो सिर्फ मेजर या ऑनर्स का ही मार्क्स जोड़ करके आपका रिजल्ट बनाया जाता है। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका मार्क्स उसमें जोड़ा नहीं जाता, तो आपका जो मेजर का मार्क्स जोड़ा जाता है ऑनर्स का, उसी को आपको स्टेप यहाँ पर किया जाएगा, जैसे आपको यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर दिया है। बाकी CGP के लिए यहाँ पर दे दी गई है कितना से कितना का CGP आपको कितना परसेंटेज यहाँ पर होने वाला है। आगे चलते हैं। अब आ गया एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी आपको एलिजिबिलिटी में देखने को, क्वालिफिकेशन में भी और यहाँ से पैटर्न में भी देखने को मिल रहे हैं। पहले आपका सेक्शन यहाँ पे 8 सेक्शन होंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्वांट के यानी मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इको सोशल लिटरेचर के 40 क्वेश्चन 40 नंबर और एग्रीकल्चर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर। 200 नंबर के 200 प्रश्न रहेंगे, वो 200 नंबर के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर देखिए मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके यहाँ पर पेपर देखने को मिलेंगे इंग्लिश को छोड़ करके, ठीक है। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपको किसी भी सेक्शन का आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया है क्वालिफाइंग सेक्शन। यहाँ देखिए कुछ सेक्शन जो है आपको क्वालिफाइंग है, कुछ सेक्शन है जिससे आपको मेरिट बनाया जाएगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। यह जो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट और डिसीजन मेकिंग जो है आपको क्वालिफाइंग है। आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो डिसाइड होंगे ना बोर्ड द्वारा, उतना अगर आप ला सके लाएंगे तो आप इसका ये क्वालिफाइंग हो जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 1 का यानी प्री एग्जामिनेशन का, वो आपका इससे बनेगा
जनरल अवेयरनेस इको एंड साइको इशू विद फोकस ऑन रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल एरिया। जिनका इंग्लिश वीक है वे इंग्लिश मैथ जिनका वीक है उनका यहाँ पर अच्छा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बस वहाँ पर आपको क्वालिफाइंग करना है इंग्लिश को और मैथ्स को। बाकी आपका जो मेरिट बनेगा और जनरल अवेयरनेस और इको से बनेगा, तो यहाँ आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश वीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर आपको 60% है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर 40 होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर 10 ने कुछ मिस्टेक किया है, 40 होना चाहिए था। 40 नंबर का आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 में भी आगे से पेपर 1 का जनरल इंग्लिश होगा, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट के रहेंगे। आपको जो है इसको कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, तो वहाँ आपको टाइप करने का प्रैक्टिस भी अच्छे से करके जाना होगा। पेपर 2 में स्टीम स्पेसिफिक होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, 50 नंबर। डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चन है, जिसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने 50 नंबर के। इसमें 90 मिनट दिए जाएंगे और इसमें 30 मिनट सेशन टाइम में दोनों में रहेंगे। इसका जो कीबोर्ड है आपको हिंदी अंग्रेजी किसी में भी टाइप कर सकते हैं। तो जो कीबोर्ड आपको पता ही है, जो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड होता है लैंग्वेटर का, वही आपको यूज करना है। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लगभग सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे में यूज किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर हर स्टेट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर दे दी गई है। आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लेंगे आप किस एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अब आते हैं एग्जामिनेशन फीस के ऊपर। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट की 150 रुपये यहाँ पर रखी गई है, और अदर कैंडिडेट के लिए 650 प्लस 150 यानी 800 रुपये। 800 रुपये यहाँ पर ऑफ एप्लीकेबल GST, तो GST लगाकर यहाँ पर 800 लगभग मान कर चलिए आपका 950 के करीब आपका यहाँ पर फीस लगने वाली है, अगर आप अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट से है तो। लगभग मान लीजिए 950 या 900 हज़ार के करीब, 950 पकड़ लीजिए, 950 यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लगने वाले थे। फीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, कम भी नहीं कह सकते और ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि आपको ICAR असिस्टेंट में तो 1200 रुपये लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि फ़ीस कितनी ज़्यादा लग रही है। बाकी पे स्केल तो आपका कहने की ज़रूरत नहीं कि नाबार्ड और RBI में कितनी सैलरी मिलती है। आपका अप्रोक्स यहाँ पर 70,000 यानी 70,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलेंगी ज्वाइनिंग के साथ साथ। तो हमारा मेन पॉइंट इतना ही तक था। अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तब इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ अप्लाई करने वाले काफ़ी लोग कम होंगे, कि हिंदी और अंग्रेजी 2 ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाला भी यहाँ पर, अंग्रेजी मीडियम वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चाहे बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैचलर डिग्री वाले को लिए PhD मस्ट है, मास्टर डिग्री वाले के लिए PhD मस्ट नहीं है। बस यहाँ पर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए आपके 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। तो मार्क्स भी यहाँ पर काफ़ी वेरी करते हैं, कि काफ़ी सारे लोगों के लिए 60% मार्क्स उनके बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में नहीं होते हैं। तो जिनके पास जितने मार्क्स है 60% 55%, तो वे अब इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि पोस्ट भले ही काफ़ी कम हो, लेकिन इसकी सैलरी जो है काफ़ी अच्छी है, और इसके कंपटीशन में भी काफ़ी कम लोग इसे अप्लाई करते हैं RBI और नाबार्ड में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तब इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।